आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। से कल भी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है जी, कंप्यूटर की तमाम हार्डवेयर और तमाम सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास बेशुमार टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। यहां पर आप बैच का मतलब क्या है, बैच का मतलब जॉब या प्रोसेस है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम 1970s में आए थे शुरू में। In a batch processing operating system, access is given to more than one person. They submit their respective jobs to the system for execution, and the system put all the jobs in the queue on the basis of first come and first serve. Then executes the jobs one by one. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें क्या किया जाता था कि मल्टी यूज़र एक्सेस थी। मिसाल के तौर पे यूज़र 1 आया, उसने जॉब दी, यूज़र 2 आया, उसने जॉब दी, यूज़र 3 आया, उसने ये तमाम जॉब्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सबमिट होती हैं। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर एक पार्ट होता है। स्केड्यूलर क्या करता है जी, इन जॉब्स को बाय ऑर्डर अरेंज करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई। यानी कि जिस बंदे ने पहले जॉब सबमिट की उसका प्रोसेस पहले होगा और उसका आउटपुट पहले मिलेगा। जिसने सेकंड टाइम पे जॉब सबमिट की उसका प्रोसेस उसके बाद होगा और उसको आउटपुट मिलेगा एंड ऑनवर्ड्स। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या थे कि द यूज ऑफ द रेजिडेंट मॉनिटर इम्प्रूव्स द कंप्यूटर एफिशिएंसी, इट एलिमिनेट द सीपीयू टाइम बिटवीन टू जॉब्स। इसमें कंसेप्ट ये नहीं था कि मिसाल के तौर पर जैसे आजकल के हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक वक्त में अगर सीपीयू में 10 प्रोसेस दाखिल हो गए हैं तो 10 के 10 प्रोसेस होंगे और सारे ही आउटपुट भी देंगे। ठीक है। अब यहां पे क्या है कि सीपीयू के ऊपर बहुत बोझ होता है, लेकिन आजकल के सीपीयूज भी बहुत पावरफुल हैं। उस वक्त क्योंकि सीपीयू भी आपके सिंगल प्रोसेसिंग थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की गई कि सीपीयू को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। सीपीयू ज़्यादा टाइम ना ले, उसके पास एक वक्त में एक ही जॉब आए और वो उसको परफॉर्म कर दे। डिसएडवांटेजेस में क्या था जी, स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर एक सीपीयू में एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं, जॉब 1 से लेकर जॉब 5 तक आ गई हैं मिसाल के तौर पर। अब जॉब 1 जो है वो हाई प्रायोरिटी है, यानी उसने सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पर वो जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस, उसको जब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो उस पर 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो इट मींस कि प्रोसेस 2 को 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर प्रोसेस 2 आ जाता है और वो 30 मिनट्स में एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है जो प्रोसेस 3 है उसको 40 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा प्रोसेस होने के लिए। ठीक है। एंड ऑनवर्ड्स इसी तरह वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का बढ़ता जाएगा। इसको स्टार्वेशन कहा जाता है। स्टारवेट करना, जैसे नॉर्मली स्टारवेशन आप इंग्लिश में भी किस चीज़ कहते हैं, किसी चीज़ से महरूम रहना। ठीक है। जैसे आप बाज़ लोग जो होते हैं वो खाना कम मिलने की वजह से कमज़ोर होते हैं तो हम कहते हैं ये स्टारवेटेड है जी। ठीक है। ऑनवर्ड हमारे पास है इंटरैक्टिव नहीं होता ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव होने का मतलब क्या है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट करे, जैसे यूजर इनपुट दे उसको उसी वक्त में आउटपुट दे दे। ये वो वाली कहानी तो थी नहीं, ये 1970s के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है। उस वक्त कंप्यूटर भी इतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है। ऑनवर्ड चलते हैं जी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच प्रोसेसिंग की मॉडर्न फॉर्म है जी। तो बैच प्रोसेसिंग की ये जो मॉडर्न फॉर्म है मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मतलब यह है कि सीपीयू विल कंटिन्यू प्रोसेसिंग अ प्रोसेस अंटिल इट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। कि सीपीयू को एक प्रोसेस दे दिया गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और उस वक्त तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो उसे मुकम्मल तौर पे हैंडल न कर ले। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक सीपीयू है, उसके अंदर प्रोग्राम दाखिल होते हैं, दो प्रोसेस आ रहे हैं, प्रोग्राम ए प्रोग्राम बी। प्रोग्राम ए सीपीयू में आया, सीपीयू ने उसको 10 सेकंड्स का टाइम दिया। 10 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, सीपीयू उसको टेम्पररी ब्रेक कर देगा और प्रोग्राम बी को उठा लेगा, उसको प्रोसेस कर देगा। ठीक है, बी की कंप्लीशन के बाद फिर से ए को उठाएगा और फिर से कोशिश करेगा उसको कंप्लीट करने की, अनटिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल के जैसे ये विंडोज 10 वगैरह है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसे आपने देखा कि विंडोज 10 हैंग नहीं होती है, इससे पहले विंडोज 8 7 हैंग होती थी। ठीक है, यहाँ पर हैंग ना होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि सीपीयू का थ्रू आउटपुट पूरा हो जाता है अगर टाइम, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस को टेम्पररी टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, और नए प्रोसेस को टाइम दे देता है कि चलो भाई तुम आगे आ जाओ, तुम्हारा काम पहले कर देते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को इनटेक करेगा और दोबारा से उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब एक प्रोसेस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, विंडोज 10 में आपको मैसेज आता है बाकायदा कि दिस प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट या किल प्रोसेस। किल प्रोसेस पे आप क्लिक मारते हैं तो वो प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, और अगर आप वेट पे क्लिक करते हैं तो विद इन 10 सेकेंड्स वही प्रोसेस दोबारा काम करना शुरू कर देता है। इस चीज को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, तो थ्रू आउट द सिस्टम इट इंक्रीजेस द सीपीयू had only one program to execute, response time can also be reduced। इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां पर बहुत सारे सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये भी इंटरैक्टिव नहीं होती। फिर हमारे पास आ गया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है कि जो एक से ज्यादा फिजिकल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे सामने ये जो लैपटॉप लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा जी ये सर्वर मशीन है, इट मीन्स कि इसके अंदर दो सीपीयूज लगे हुए हैं कोर i7 के। ठीक है, CPU 1 और CPU 2 दो फिजिकल प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है, आम कंप्यूटर को आप खोलें तो उसके मदरबोर्ड पर एक ही प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सीपीयू, दो से ज्यादा फिजिकल सीपीयूज को हैंडल करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, आजकल के नए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो सिंगल प्रोसेसिंग भी हैं और मल्टी प्रोसेसिंग भी हैं, यानी एक प्रोसेसर वाले सिस्टम में भी चलते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर्स वाले सिस्टम में भी काम करते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है जी कि जारी बात है सीपीयू का काम है प्रोसेस करना और आपको आउटपुट देना। ठीक है, एक होगा तब भी यही होगा, मल्टीपल होंगे तब भी यही होगा। मल्टी प्रोसेसिंग हमारे पास दो तरह से होती है, एक होती है सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग और एक होती है एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये दो प्रोसेसर हैं CPU 1 और CPU 2, तो इनमें एक वक्त में दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को भी पूरा करेंगे और यूजर की रिक्वेस्ट को भी पूरा करेंगे। दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल, बराबरी की बुनियाद पे जो की जाए। दूसरी तरफ यह कर दिया जाता है कि एक प्रोसेसर को टिपिकली रिजर्व कर दिया जाता है कि वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वेस्ट को पूरा करेगा और दूसरा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। दिस इज नोन एज एसिमेट्रिकल। तो आजकल की ये जो मॉडर्न टेक्निक है वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है आपके पास दो ही सीपीयू, 8 सीपीयू वाली सर्वर मशीन भी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक सीपीयू को रिजर्व कर दिया जाता है कि वो ओएस की एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा करे, और बाकी किस लिए, यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस मल्टी प्रोसेसिंग के कहता है जी इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इसमें प्रोसेस में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं आती। आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है, अगर एक प्रोसेसर के पास गुंजाइश नहीं है प्रोसेस दूसरे में चला जाएगा। इसका थ्रू आउटपुट टाइम भी इंक्रीज्ड है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है,
इसको समझना, इसको हैंडल करना ज़रा सा मुश्किल होता है कि मल्टीपल सीपीयूज़ को डील करने के लिए आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क या मल्टीटास्क का क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है 10, विंडोज सर्वर, जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आजकल के आ रहे हैं, GUI, ये सारे मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी जिसमें वो एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सके। मिसाल के तौर पर अभी आप इस सिस्टम में आपने वर्ड खोला हुआ है, साथ में आपने ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी ओपन किया हुआ है, साथ में आप ये वेब ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं, साथ में ही आप एक वीडियो भी प्ले कर देते हैं, तो ये चारों के चारों प्रोसेसेस को एक ही वक्त में हैंडल करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग भी दो तरह से है, एक होती है प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग और एक होती है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, प्री एम्प्टिव या कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक यूजर है जी, उसने 3 टास्क एक ही वक्त में रन कर दिए हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 1 है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल रहा है जी, प्रोसेस 2 में एक वीडियो खुल रही है, प्रोसेस 3 में वेब ब्राउजर ओपन हो रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कि इस यूजर के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, इस वक्त इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसको वो पहले क्यू में ले आएगा, सेकंड प्रायोरिटी को दूसरे नंबर पे और थर्ड प्रायोरिटी को तीसरे नंबर पे, और बाय सीक्वेंस उन्हें रन करेगा। इसको कहते हैं प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग। दूसरी तरफ है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग के 3 टास्क हैं तो तीनों के तीनों एक ही दफा हैंडल होंगे, तीनों एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होंगे, तीनों एक ही वक्त में रिजल्ट देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपके पास Core i7 लगा हुआ है तो Core i7 मींस इसमें तो 7 प्रोसेसर्स के बराबर पावर है, ये तो 7 प्रोसेस भी हैंडल कर सकता है, तो इसके लिए 3 तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, आम सी बात है। ठीक है, अगर आपका सीपीयू थोड़ा लो स्पीड होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसको इस्तेमाल करेगा? प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, आगे चलते हैं जी, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, और वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट होती है इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिजियर मशीन है। ठीक है, और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सीपीयू हीट अप हो जाते हैं प्रोसेसर आपके, लेकिन अगर आपके पास इंटेल ओरिजिनल है तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही वक्त में पूरे नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल कर सके, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स भी इस्तेमाल कर सके, उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नेटवर्किंग में पहले भी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि तमाम कंप्यूटर्स के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी स्टोरेज है, अपने यूजर अकाउंट्स है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि एक मेन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर कहा जाएगा, उसी के पास तमाम रिसोर्सेज है, तमाम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है, तमाम हार्डवेयर डिवाइसेज उसमें इंस्टॉल है, और जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो उससे रिसोर्स लेकर इस्तेमाल करते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग की सिस्टम की प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे आप लोग स्टडी भी करेंगे, विंडोज सर्वर 2016 या 2019 इसी सब्जेक्ट के अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये नेटवर्क हैवी नेटवर्क ट्रैफिक को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, इसको मेंटेन करना और सेटअप करना बड़ा आसान होता है,
डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ये अगर फेल हो जाता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इसकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होते हैं, इसलिए इसको डील करने के लिए ट्रेंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। आम बंदा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जैसे आप कॉमनली अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, बस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन विंडोज सर्वर को आप इंस्टॉल करेंगे, आप वेब ब्राउजर खोलेंगे, पहले कहेगा जी आप इस पर तो सिक्योरिटी लगी हुई है, आप गूगल को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अब वहां पे आपको वो सिक्योरिटी रिमूव करना नहीं आती, तो इट मींस आप वेब ब्राउजर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना छोटा सा टास्क नहीं कर सकते, तो बाकी चीजें तो बात की बात है। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज को कैसे हैंडल करना है, तब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट आपके पास आ जाता है जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी रियल टाइम डिवाइस के ऊपर एम्बेड किया जाता है। और ये किसकी बेस पे कंट्रोल होता है जी? ये टास्क शेड्यूलिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि एक टाइम इंटरवल पूरा हुआ, उस टाइम की पूरा होने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक रियल टाइम टास्क परफॉर्म कर देगा। या ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स बाय रिमोट, बाय ब्लूटूथ, या ऑन द बेसिस ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आपके बैंक का लॉकर है, आपके फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। अब उस लॉकर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो कौन सा है जी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो वो इंस्ट्रक्शन लेगा, जब तक उसको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा लॉकर को लॉक ओपन नहीं करने देगा। ठीक है, आपके आई रेटिना को स्कैन करके ओपन होता है। इट मींस कि जब तक आपकी वो बायोमेट्रिक उसे नहीं मिलेगी वो उसे ओपन नहीं करने देगा। आपकी कार का सिक्योरिटी सिस्टम है, अनऑथोराइज्ड यूजर कार को हाथ लगाता है तो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चों के ये जो कार्स वगैरह होते हैं खिलौने रिमोट वाले, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे टाइम बॉम्ब होता है। ठीक है, अब वो भी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन कर देता है। एडवांटेजेस इसके क्या है जी? इजी लेआउट है, इसको डेवलप करना, एग्जीक्यूट करना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे रियल टाइम डिवाइसेस पे इस्तेमाल होता है, तो थोड़ी सी मुश्किल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो क्या करता है जी, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली चला सकता है। ठीक है, और हर प्रोसेस को अपनी मर्जी का टाइम देके, ठीक है, सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम देके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करता है और कम वक्त में सीपीयू को रिस्पांस हमें मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हैंडल करता है। सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आप हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पे ला के एज अ सिंगल कंप्यूटर डिस्प्ले करने की एबिलिटी रखता हो। ठीक है, ये भी एक टाइप का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ जी अंदर लैब में जितने कंप्यूटर्स ऑन है उन सब की स्क्रीन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए और मैं देख सकूं कि कौन सा स्टूडेंट क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा जो उन तमाम कंप्यूटर्स की स्क्रीन को मेरे साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को के लिए होता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट होता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट द
कंपटीशन कॉस्ट के बहुत ज़्यादा खैर आजकल तो कॉस्ट का इसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक वक्त में एक ही यूज़र डील कर सके, तो उसको आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको एक वक्त में एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर ये विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, ये सारे क्या हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग भी हो सकता है और सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्किंग भी हो सकता है, यानी कि एक यूज़र एक ही टास्क परफॉर्म करे और एक यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करे। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग में MS DOS और पाम OS आ जाते हैं, और मल्टी टास्किंग में आपकी तमाम किस्म की विंडोज़, लिनक्स, मैक OS ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा हो चुका, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सके। अब आ जाते हैं जी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू बी एम्बेडेड ऑन अ PDA डिवाइस। PDA डिवाइस कौन सी होती है जी? जैसे आपका सेल फोन, जैसे आपकी टैबलेट, ठीक है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या कहते हैं? ये स्मॉल साइज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको एक डिवाइस पे इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली ये एक IC चिप पे इंस्टॉल होता है, हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल नहीं होता। ये इसका फायदा होता है, ये iTunes होता है एप्पल का, ये भी बेसिकली एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी आपकी PDA डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स हैं ECOS, Mbed OS, VxWork, UC, FreeRTOS, QNX, MuClinic। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि छोटे साइज़ का है, लो कॉस्ट है, मैनेज करना आसान है, स्टेबल होता है और हाईली रिलायबल होता है। ये डिवाइसेस में इंटरकनेक्शन करवा सकता है, कम पावर कंज्यूम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसको मेंटेन करना इजी नहीं है, ट्रबल शूट करना भी मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फोन का करप्ट हो गया है तो वो आम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज मेमोरी के होते हैं। इसको बैकअप करना आसान नहीं है, आप इसको चेंज या इम्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे आप विंडोज़ में अपडेशन वगैरह कर देते हैं। प्रॉब्लम अगर कहा जाए तो आपको पूरी डिवाइस को रीसेट करना पड़ता है, यानी कि उसके सारे डेटा को रिमूव करना पड़ता है। सो